समझिए इधर, जैसे विधानमंडल, राज्यसभा। राज्यसभा का मतलब कुछ बार ये समझ में आता, जैसे हमने इसे नहीं पढ़ा है तो हमें लगता है जितने राज्य है, राज्यों में जो व्यवस्थापिका है वो राज्यसभा होगी, ऐसा समझ में आता है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, आपने व्यवस्थापिका को सही से नहीं पढ़ा है। देखिए, जो यहाँ राज्यों में जो व्यवस्थापिका है, राज्य में, राज्य का मतलब जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ जो व्यवस्थापिका है उसे हम विधानमंडल बोलते हैं, विधानमंडल। समझिए इधर, इसे हम विधानमंडल बोलते हैं। और इस राज्य के जो विधानमंडल है इसके दो सदन हैं, एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन है। समझिए इधर, जो उच्च सदन है उसे हम कहते हैं विधान परिषद, और जो निम्न सदन है उसे क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। समझिए इधर। और अगर हम ऐसे ही बात करें, भारत की बात करें या केंद्रीय व्यवस्थापिका की बात करें, समझिए इधर, केंद्रीय व्यवस्थापिका की बात करें तो केंद्रीय व्यवस्थापिका क्या है, संसद। और संसद के दो सदन हैं, एक है उच्च सदन और एक है निम्न सदन। और जो उच्च सदन है उसे कहते हैं राज्यसभा, और निम्न सदन है उसे कहते हैं लोकसभा। निम्न सदन को क्या कहते हैं, लोकसभा, और उच्च सदन को राज्यसभा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये बताइए, देश केंद्रीय व्यवस्थापिका और ये राज्यों की व्यवस्थापिका है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ उदाहरण, आपके नितिन अग्रवाल जी, माननीय विधायक महोदय नितिन अग्रवाल जी किसके सदस्य है, निम्न सदन के, विधानसभा के सदस्य है, ठीक है। इधर आपके वो डॉक्टर राजपाल कश्यप उच्च सदन के सदस्य हैं। इधर जैसे अभी वो शिक्षक सीट से, स्नातक सीट से जीते थे चुनाव, अवनीश सिंह, ठीक है। तो ये क्या है, उच्च सदन के सदस्य, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, किसी के अंदर कोई जिज्ञासा? हाँ, इधर देखिए, हम लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ लिया था, आज चर्चा करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। महान्यायवादी 76। और बताओ क्या जानते हो महान्यायवादी? तुमने आर्टिकल नंबर 76 बोल दिया। और बताओ, सरकार का सरकारी वकील होता है, सरकारी वकील सरकार की बात रखता है, सरकार की बात रखता है, मतदान नहीं करता है, मतदान नहीं करता। अभी नोट ना करें, 1 मिनट रुक जाए। अरे 1 मिनट, नाम बताओ अपना पहले। राहुल, तुमने कहा मतदान नहीं करता है। राहुल, एक चीज समझिए इधर, लोकसभा के चुनाव में क्या वो मतदान करेगा कि नहीं करेगा? राहुल, आपने बताया महान्यायवादी, पहले नंबर में आप बताएं पहला महान्यायवादी कौन था? के वेणुगोपाल, पहले प्रथम महान्यायवादी, प्रथम महान्याय।
अरे बिल्कुल एमसीसी तलवार, तलवार, ठीक है, एमसीसी तलवार। वर्तमान समय में महान न्यायवादी आर वेंकट रमणी। दिखता है ऐसा तो नहीं, मैं स्पीड में लिख देता हूँ। इधर आर वेंकट रमणी, सही है। इधर आपने हमें ये बताया महान्यायवादी। अच्छा जरा इनका पदक्रम बता दो, कौन सा पदक्रम है आर वेंकट रमणी का? आर वेंकट रमणी साधारण से एक क्वेश्चन, जैसे एक ऑप्शन बढ़ा दिया, इधर राष्ट्रपति का विधिक सलाहकार होता है। दूसरा ऑप्शन वर्तमान समय में आर वेंकट रमणी का महान्यायवादी है। तीसरा ऑप्शन, ठीक है, इनका पदक्रम इतना है। अब क्या करेंगे? पदक्रम क्या है? तीसरा नहीं, तीसरा आपको तीसरा नहीं, इनका पदक्रम बताएं। 40 मत जाओ, तुम तो वैसे भाग रहे जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनता है। 16, इनका पदक्रम क्या है? 16, इनका पदक्रम क्या है? 16। इधर जैसे तुमने कहा मतदान नहीं करता है, क्या वो मतदान लोकसभा या विधानसभा, विधानसभा या कहीं आम चुनाव, विधानसभा, विधानसभा के चुनाव में क्या वो भाग नहीं लेगा? राहुल नहीं लेगा भाग? हाँ चुनाव नहीं करेगा, भाग क्यों लेगा? ये नहीं, तुमने बताया, वही बताया, वही मैंने लिखा है, मतदान नहीं करता है। वो अपना मतदान नहीं करेगा लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में। ये तुम्हारे साथी कह रहे हैं, क्या नाम है भैया? सादाब। सादाब कहते बिल्कुल गलत है, वो लोकसभा के चुनाव में मत देगा और विधानसभा के चुनाव में मतदान का अधिकार है। आपने कहा वो मतदान नहीं कर सकता है, गलत बात। मत देने का अधिकार है, पर आपने अपनी बात स्पष्ट नहीं किया। संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं, संसद में मत देने का अधिकार नहीं। संसद के सदस्य, जो संसद के सदस्य को अधिकार प्राप्त है बहस करने का अधिकार, बहस करने का अधिकार, ठीक है, बोलने का अधिकार, ये तो अधिकार प्राप्त है, परंतु सदन में मत देने का अधिकार नहीं है। देखिए समझिए, इधर सदन में मत देने का अधिकार नहीं है। और एक चीज जानिए, इधर उसे भारत के राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। हाँ बताए, कोई कुछ बोल रहा था अभी। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का उसे अधिकार है। अभी किसी ने बोला वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, बराबर इसके समान ही होता है, योग्यता रखता हो। अच्छा इसका वेतन कितना होगा? वेतन फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है। इनका कहना है इसका वेतन निर्धारित करता है राष्ट्रपति। बिल्कुल बात सही, सादा नाम है, सादा बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। याद रहे, अगर विकल्प आए संसद निर्धारित करती है तो नो, और निर्धारित करता है राष्ट्रपति। और बताइए, अच्छा बता रहे, वेतन इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति देगा। वेतन 2,50,000, इसका वेतन संचित निधि से दिया जाएगा, आकस्मिक निधि से नहीं दिया जाएगा। अभी बताए, यहां तक 2 ही निधियां, संचित निधि, आकस्मिक निधि, ठीक है। तो जितने विचार आ रहे हैं, अभी तो मैंने तो कुछ नहीं बताया, ये तो सब तुमने बताया,
मैंने कुछ नहीं बताया, ये सब केवल तुम्हारे द्वारा बताया गया। अगर आपने ये कहा बहस कर सकता, बोलने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा अनुच्छेद नंबर 88 में लिखा 88। आपने ये बताया सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करता है, या राष्ट्रपति की नजरों में कोई कानून का अच्छा सा ज्ञाता हो उसे राष्ट्रपति महान्यायवादी बनाएगा। इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल महाधिवक्ता, अभी दिखाएंगे भैया इधर, अभी दिखाएंगे सब कुछ। इसी प्रकार राज्यों में एक महाधिवक्ता होता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता कौन है? महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता संजय मिश्र, उनको लोकायुक्त होते हैं। अच्छा, इससे पहले कौन थे? राघवेंद्र सिंह। वर्तमान समय में अजय कुमार मिश्र। इधर ये महाधिवक्ता जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल कहते हैं। ठीक है, अब तो तुमने बताया, बहुत कुछ बताया। महाधिवक्ता को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। महाधिवक्ता को शपथ राज्यपाल दिलाएगा, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? अभी 2 मिनट बाद अनुसूची तीसरी में कहा गया है। अनुसूची तीसरी में कहा गया। तुम तो बड़ा होशियार हो साहब, कहाँ रहे थे साहब? ये बताओ, पहली अनुसूची में क्या कहा गया? पहले से भारत राज्यों का संघ। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया? वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया? शपथ का प्रावधान। चौथी में राज्यों के द्वारा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। छठी में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। ठीक है, इधर बढ़िया बात करते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, इसे प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। अगर पूछा जाए भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन सा है, तो क्या कहेंगे? महान्यायवादी। नोट करें, सबसे पहले महान्यायवादी, इसे क्या कहेंगे? प्रथम विधि अधिकारी। प्रथम विधि अधिकारी कहेंगे इधर राष्ट्रपति का विधिक सलाहकार। ये राष्ट्रपति का विधिक सलाहकार है, प्रथम विधि अधिकारी है, राष्ट्रपति का विधिक सलाहकार है। ठीक है, महान्यायवादी पर इम्पीचमेंट नहीं लगाया जाता। महान्यायवादी पर महाभियोग नहीं चलाया जाता। अगर आपसे पूछा प्रथम महान्यायवादी, एम.सी. शीतलवाड़, अगर तुमसे प्रश्न पूछे इधर उस महान्यायवादी का नाम बताइए जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, तो सबसे बड़ा कार्यकाल इन्हीं का रहा। सबसे बड़ा कार्यकाल। अगर तुमसे कहे वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, वर्तमान में महान्यायवादी क्या कहेंगे? आर वेंकट रमणीय, वर्तमान समय में। और ये याद रहे, ये के वेणुगोपाल के बाद लिखी की गई। के वेणुगोपाल ने त्याग पत्र दिया, उसके बाद ये आया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद
76 अनुच्छेद 76 लिखिए, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी यह पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। महान्यायवादी यह पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। इसी में पॉइंट और बढ़ा लीजिए। क्या बढ़ाना है? महान्यायवादी को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। महान्यायवादी को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, अब आ जाते अनुच्छेद 88। सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 88। महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। लिख लें, महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बहस कर सकता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। बहस कर सकता है, मत दे सकता है, मत नहीं दे सकता है, बहस कर सकता है, ठीक है, प्रश्न आदि सब कर सकता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। क्योंकि मत कौन देता है? उस सदन के सदस्य ही मत देते हैं। उस सदन के सदस्य ही मत देते हैं। क्या महान्यायवादी संसद की समिति में भाग ले सकता है? समिति का मेंबर बन सकता है? बताए इधर, किसने बताया? हाँ, देखिए, महान्यायवादी इसी 88 में लिखे, महान्यायवादी संसदीय समिति का सदस्य भी हो सकता है। महान्यायवादी संसदीय समिति का सदस्य भी बन सकता है। वो संसदीय समिति का सदस्य भी बन सकता है। महान्यायवादी लोक सेवक है या नहीं? इधर एक प्रश्न आता है। देखिए, अभी आपने पेपर देख लिया है, समझ गए होंगे। खाली उसने ये नहीं पूछा कौन महान्यायवादी, आपको बता दिया, पड़ गए, ठीक है। अच्छा, इस तरह का आता है, हम तो कहते हैं इस रास्ते से गुजर गए ना, फिर सब रास्ते आपके लिए आम रास्ते हो जाएंगे। महान्यायवादी जो है लोक सेवक है या नहीं? सर है, पर कंडीशन एक लगी है। यस, है, नहीं है। महान्यायवादी लोक सेवक नहीं होता है। देखो सर, प्राइवेट लोक सेवक मतलब क्या, कि समझिए, प्रैक्टिस कर सकता है, अभी बताएंगे। सरकारी कर्मचारी टाइप का नहीं है, लोक सेवक नहीं है। इधर जब महान्यायवादी लोक सेवक नहीं है तो याद रहे, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। सूचना का अधिकार इस पर लागू नहीं होता है। महान्यायवादी लोक सेवक नहीं है तो फिर उस पर सूचना का अधिकार लागू नहीं होता। समझिए, इधर महान्यायवादी पर सूचना का अधिकार लागू नहीं होता। क्लियर? अब हमें ये बताइए, वर्तमान समय में आर वेंकट रमणीय महान्यायवादी हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस है, अन्य जगह भी केस है। तो महान्यायवादी कोई भगवान थोड़ी ना है,
वो हाई कोर्ट में भी प्रकट हो जाए और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रकट हो जाए, तो हर जगह पहुंचने के लिए कैसे वो पहुंच जाता है? जैसे केस हाई कोर्ट में भी चल रहा है भारत सरकार के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, तो महान्यायवादी कहां कहां जाएगा? उसे मदद कौन करता है बताए? जब राज्य की सरकार के खिलाफ केस है तो वहां पर महाधिवक्ता जाएगा, केंद्र के खिलाफ है तो महान्यायवादी जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है वहां केंद्र में भाजपा है, यूपी स्टेट में भी भाजपा है, तब तो तुमने कहा जैसे मान लेते अदर में क्या हो जाएगा, तब ऐसा नहीं होता, महाधिवक्ता नहीं जाएगा। कौन रहता है उसकी जगह पर? लिख ले, महान्यायवादी को सलाह देने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। हाँ सॉलिसिटर जनरल, हाँ सॉलिसिटर जनरल होते हैं। महान्यायवादी को सलाह देने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। इधर अगर महान्यायवादी कोई अन्य केस लेना चाहता है, समझे, इधर पहली बात, महान्यायवादी सरकार के खिलाफ न तो केस लड़ सकता है, महान्यायवादी सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ सकता है। और ये याद रहे, सरकार के खिलाफ राय भी नहीं देता है। ऐसा नहीं बताया केस कैसा क्या जा रहा है, राय दे दो। सरकार के खिलाफ न तो केस लड़ेगा न तो राय देगा। दूसरी चीज क्या है, अगर कोई अन्य केस लेना चाहे, समझिए इधर, अन्य केस समझे, लड़ सकता है राष्ट्रपति की अनुमति लेकर, राष्ट्रपति की अनुमति से लड़ सकता है। समझ गए? राष्ट्रपति की अनुमति से लड़ सकता है। अदर केस, अन्य केस जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति से लड़ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई इस पर प्रश्न पूछना, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा एक और भी, जब बाई चांस तुम गए, किसी ने कहा, मैंने तो वो बताया जो किताबों से बाहर थोड़ा बहुत इधर नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा एक और प्रश्न है, कोई कहे ये भी मैंने पढ़ लिया है, कुछ और एक्स्ट्रा बताइए ना, तो बता देना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल इंग्लैंड में क्या अंतर है। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और इंग्लैंड में जब अंतर पूछे तो कह देना हमारे यहाँ केवल विधिक शक्ति है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंग्लैंड में उसमें विधिक शक्ति के साथ राजनीतिक शक्ति भी निवास करती है। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी और इंग्लैंड के महान्यायवादी में अंतर, भारत के महान्यायवादी में केवल विधिक शक्ति है, भारत के महान्यायवादी में केवल विधिक शक्ति है, जबकि इंग्लैंड के महान्यायवादी में कैसी शक्ति है? विधिक व राजनीतिक दोनों है। जरा इधर समझिए, कभी कभी प्रश्न आता होगा ये व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सब है क्या? कोई बताए ये सब है क्या?
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका जो होती है नहीं नहीं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? संसद के अंतर्गत आते हैं। नहीं, केंद्रीय व्यवस्थापिका जो है इसे ही हम संसद कहते हैं, इसे ही हम क्या कहेंगे? संसद कहेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या? संसद। नहीं पता? इधर देखिए, इधर सबसे पहले सरकार। जो सरकार है, अगर सरकार के अंग पूछे जाए, सरकार के अंग, तब क्या कहेंगे? 3 अंग हैं, ठीक है। एक है कार्यपालिका, एक है व्यवस्थापिका और एक है न्यायपालिका। समझिए, इधर हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? कार्यपालिका। कार्यपालिका पिछली क्लास में मैंने पढ़ रखी है। आज सरकार के दूसरे अंग पर चर्चा कर रहे हैं, व्यवस्थापिका पे चर्चा कर रहे हैं। आज व्यवस्थापिका क्या है और केंद्रीय व्यवस्थापिका, इधर केंद्रीय व्यवस्थापिका क्या है? संसद। और राज्य में व्यवस्थापिका विधानमंडल। राज्यों में व्यवस्थापिका क्या है? विधानमंडल। आज इसी केंद्रीय व्यवस्थापिका पर, अर्थात सरकार के एक अंग, ठीक है, व्यवस्थापिका पर आज चर्चा कर रहे हैं। जरा देखिए इधर, व्यवस्थापिका हमारी कौन सी है? संसद। अगर यही प्रश्न हम करें, संसद के अंग कितने हैं? 3। समझिए, अगर कोई पूछे संसद के अंग, तब कहेंगे 3 अंग है। एक तो है राष्ट्रपति, दूसरा अंग है, ठीक है, राज्यसभा, और अगला अंग है लोकसभा। समझिए, इधर कोई कहे ये अंग कैसे हैं? इधर राष्ट्रपति को क्यों शामिल किया जाता है? तब आप कह सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 79 संसद के गठन की बात कही गई है, और इसमें कहा गया है भारतीय संसद किससे बनेगी? संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। कह दो ठीक है, संविधान में कहा गया है, आखिर इसका क्या जरूरत है? क्यों हम इसका अंग माने? इधर एक मिनट देख लीजिए पहले, क्यों अंग माने? तो आप कहोगे जब भी विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है, कोई विधि निर्माण की प्रक्रिया है, तो उस विधि निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्रपति का भी योगदान होता है, क्योंकि एक बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक ये राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा। समझिए इधर, तो ये क्या है? एक अंग है। इधर समझिए जरा, अगर हम बात करते हैं सदन, संसद के सदन कितने हैं? 2 सदन। संसद के 2 सदन हैं, 2 सदन। एक आपने बताया राज्यसभा और एक बता दिया लोकसभा। समझिए, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। जो राज्यसभा है, इस सदन को क्या कहते हैं? क्या? उच्च सदन। लाल पट्टी के अंदर सर इसको ऐसे पहचाना जा सकता है, ऐसे कार्रवाई चलती हो जिसमें नीचे लाल पट्टी को राज्यसभा और इसमें नीली पट्टी हो। इधर इसे उच्च सदन कहते हैं, इसे उच्च सदन कहते हैं और उसे निम्न सदन। इधर जरा और अंतर समझिए। इधर कभी कभी पूछा जाता है उच्च सदन निम्न सदन कौन कौन सा है, वनडे एग्जाम में, ठीक है। इसे जनता का सदन कहते हैं, जनता का सदन। इधर इसे जनता का सदन कहते हैं। जनता का सदन मतलब यहां से आपके यहाँ सांसद है, कौन सांसद है? जयप्रकाश रावत सांसद है। क्या? यहाँ से सांसद आपके जयप्रकाश रावत। इधर आपने कहा कि हमारा आधा क्षेत्र सीतापुर में मिश्रिक में मिल जाता है, ठीक है, आधे क्षेत्र के वो सांसद है। एक सांसद हमारे जयप्रकाश रावत जी, ठीक है, वो सांसद जनता के सदन,
सदन के, ठीक है, अर्थात लोकसभा के। यहाँ भी एक सांसद है, बताएं, अशोक वाजपेयी जी, इसे कहते हैं राज्यों का सदन। इसे क्या कहते हैं? राज्यों का सदन, ठीक है। यहाँ कौन है? अशोक वाजपेयी। जरा समझिए इधर इस सदन को, ये जनता का सदन है, जनता का लोकतंत्र है ना, इसे शक्तिशाली सदन कहते हैं। नहीं, शक्तिशाली सदन। अब इन्होंने युवा का सदन कह दिया, बस अंतर कितना, केवल 5 साल का अंतर है। यह शक्तिशाली सदन है, डेमोक्रेसी है, शक्तिशाली, लोकसभा की तुलना में कम शक्तिशाली, लोकसभा की तुलना में कम शक्तिशाली, केवल पता है धन विधेयक के संदर्भ में, धन विधेयक के संदर्भ में, समझिए अभी चर्चा हो जाएगी। अगर तुमसे कहे प्रथम सदन कौन सा है, तो इसे क्या कहेंगे? प्रथम सदन, और इसे कहेंगे द्वितीय सदन, द्वितीय सदन। इसे कहेंगे प्रथम सदन, इसे कहेंगे द्वितीय सदन। ये नोट कर लीजिए, प्रथम सदन और द्वितीय सदन। राहुल, नोट कर लिया? इधर आगे बताएं, रुक जाए। अब एक प्रश्न पता कैसे बनता है, जैसे व्यवस्थापिका, बहुत ज्यादा देशों में व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, ठीक है। बहुत से देश ये समझते हैं कि ये सदन, देखिए इधर थोड़ा समझने का प्रयास करें, ये जो सदन है ज्यादातर वही सदन में जाते हैं, कटु सत्य बता रहे हैं, जो चुनाव जिन्हें जनता नकारती है। समझिए, थोड़ा खराब लगेगा अगर कोई तुम्हारा प्रतिनिधि है इधर, जो यहां से नकारे गए वो यहां पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई उपयोगी है, वो गया, वो अलग बात है, वरना ज्यादातर वो वहां यहाँ जाते हैं जो, ठीक है, जो जनता नकारती है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, नहीं ऐसे टिप्पणी मत करें। नहीं सर, मतलब सपोज वो जैसे इमरान प्रतापगढ़, इधर देखिए, इधर यहाँ जो जनता, इधर यहाँ जनता जो नकारती है, ठीक है, वो पता है वो इस डोर में चले जाते हैं, ठीक है। वैसे लोकतंत्र में ज्यादातर प्रतिनिधि वही है जो जनता का प्रतिनिधि है, जिसे जनता डायरेक्ट चुनती है, वही प्रतिनिधि है। समझिए, इस सदन की उपयोगिता अगर देखें, जैसे ये उपयोगी भी है, ऐसा नहीं उपयोगी नहीं। देखिए, अगर इसी प्रकार हम विधानमंडल हमारे पास में है राज्यों में, तो विधानमंडल में ज्यादातर सब जगह फिर विधान परिषद होती। विधान परिषद क्या है? विधान परिषद केवल हमारे यहाँ वर्तमान समय में कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में, ठीक है, 6 राज्यों में ही विधान परिषदें हैं, ठीक है। इधर आज चर्चा का विषय हमारा केवल यही है, राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा से पहले हम लोग देख लेते हैं भारतीय संसद। भारतीय संसद हेडिंग डाले, भारतीय संसद से पहले जरा एक मिनट इधर। जैसे मैंने कहा, हमारे देश में केंद्रीय व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जहां व्यवस्थापिका का एक ही सदन है, जैसे व्यवस्थापिका का एक सदन, कोई बताए? एक सदन व्यवस्थापिका, एक सदन की व्यवस्थापिका कहां है? कोई बताए? नहीं बताया? चीन, पुर्तगाल, तुर्की, ठीक है। इन देशों में क्या है? एक सदनी व्यवस्थापिका, बहुत से देशों में। अगर हम अपने यहाँ की बात करें, जैसे द्विसदनी व्यवस्थापिका,
एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, पूछ लिया जाता है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका क्या है? भारत है, जैसे इंग्लैंड है, जैसे यूएसए है। नोट कर लीजिए, यहाँ क्या है? दो सदनीय व्यवस्थापिका है। यहाँ व्यवस्थापिका कैसी है? दो सदनीय। देखिए अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात कही गई है। संसद के गठन की बात कही गई है, या एक संसद होगी, एक संसद होगी जो राष्ट्रपति व संसद के दो सदनों से मिलकर बनेगी। जो राष्ट्रपति व संसद के दो सदनों से मिलकर बनेगी। देखा, संसद के गठन की बात कही गई है। एक संसद होगी या एक संसद होगी जो राष्ट्रपति व संसद के दो सदनों से मिलकर बनेगी। अब बात कर लेते हैं भारत में संसद। इधर संसद समझिए, इधर भारतीय संसद के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय संसद की आधारशिला कब रखी गई? 12 फरवरी 1921 में। 12 फरवरी 1921 में नींव रखी गई, 27 में बन करके तैयार हुई। ठीक है, किसने? ड्यूक ऑफ कनाट ने भारतीय संसद की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनाट ने 12 फरवरी 1921 में रखी। अगर यहीं पर पूछा जाए उद्घाटन 18 फरवरी 1927 में लॉर्ड इरविन ने किया। लॉर्ड इरविन क्या था उस समय? वायसराय। लॉर्ड इरविन के बाद कौन वायसराय आया? वेलिंगटन के बाद कौन आया? लिलिथगो के बाद कौन आया? वेवेल के बाद माउंटबेटन के बाद श्री राजगोपालाचार्य। बड़ा सोच के बोलते हो, इतना टाइम लगाते हो। अच्छा, कोई तुमसे कहे उल्टा सुनो, उल्टा सुनो। अच्छा, श्री राजगोपालाचार्य से पहले, माउंटबेटन से पहले, वेवेल से पहले, लिलिथगो से पहले, वेलिंगटन से पहले, इरविन से पहले, रीडिंग से पहले, चेम्सफोर्ड से पहले, हार्डिंग द्वितीय से पहले, मिंटो द्वितीय से पहले, कर्जन से पहले, बैटरी डाउन हो गई। नो सर, याद है, ऑप्शन हो, बिना ऑप्शन के ठीक करते। एलिगन द्वितीय से पहले लैंसडाउन से पहले डफरिन से पहले इरविन से पहले लिटन से पहले लॉर्ड नॉर्थब्रुक से पहले मेयो से पहले लॉरेंस से पहले एलिगन प्रथम से पहले कैनिंग से पहले डलहौजी से पहले हार्डिंग से पहले एलन ब्रो से पहले ऑकलैंड से पहले चेम्सफोर्ड, चार्ल्स मेटकॉफ और मेटकॉफ से पहले वेलिंगटन, विलियम बैटिंग से पहले यमहर्स्ट
या महाराष्ट्र से पहले हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग पहले, मिंटो प्रथम से पहले, बताए सर जॉर्ज बार्लो से पहले, बताए वेलेस्ली। याद होना चाहिए। देखिए इधर, जब तुम्हारे दिमाग में कोई एक पिक्चर बनेगा, समझिए इधर, तो तुम्हें कोई भी कुछ भी कहे, इधर तुम्हें कोई चर्चा करने लगेगा तो तुम समझ जाओगे ये लॉर्ड इरविन की समय की बात हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग जो है घूम जाएगा, हाँ इस समय की चर्चा हो रही है। अगर तुम्हारे यहाँ पता ही नहीं, कोई प्रधानमंत्री कहता है 1984 में, 86 में, कोई कहे 86 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तुम्हें पता ही नहीं इंदिरा गांधी कब थी प्रधानमंत्री, तो क्या फायदा। ठीक है, जब कोई 86 की बात करेगा तुम्हें पता है 84 में इंदिरा गांधी का हत्या हो गई। ठीक है, इधर लॉर्ड इरविन वायसराय इसने उद्घाटन किया। खर्च कितना हुआ, खर्च लगभग 83 लाख। इधर समय तो पता ही है, अरे 6 वर्ष सीधा देखो इधर, इसमें 6 ऐड कर दो ये आ जाएगा, इसमें 6 ऐड कर दो ये आ जाएगा, कितना 6 वर्ष का। अरे इसका डिजाइन वास्तुकार लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। देख लिया। देखिए, हमने आपको भारतीय संसद के विषय में बता दिया। अब लिखिए, हेडिंग डालें राज्यसभा। राज्यसभा वास्तुकार या डिजाइन करने वाला। देखें इधर बात कर लेते हैं राज्यसभा। आज अनुच्छेद नंबर 80 पढ़ते जा रहे हैं। अभी अनुच्छेद नंबर 79 के बारे में बात कर ली, अब राज्यसभा के बारे में बात करने जा रहे हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, सदस्य अधिकतम होंगे 250, और 250 में पता है ये 238 प्लस 12 इक्वल टू 250। ठीक है, इधर राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का जो गठन है, गठन अप्रैल 1952 में हुआ। इधर राज्यसभा का जो गठन है अप्रैल 1952 में हुआ। पहली बैठक इसकी होती है 13 मई 1952 में। याद रहे, अगस्त 1954 में इसका नाम बदल दिया गया, नाम बदला गया। काउंसिल ऑफ स्टेट की जगह क्या कर दिया गया, राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट की जगह राज्यसभा कर दिया गया। नोट कर लें, गठन कब हुआ, अप्रैल 1952 में। पहली बैठक कब हुई, 13 मई 1952 को, और इसका नाम बदल दिया गया अगस्त 1954 में। नाम बदला गया और काउंसिल ऑफ स्टेट की जगह इसका नाम क्या कर दिया गया, राज्यसभा। इधर जरा समझिए, ये एक सदन कैसा सदन है, स्थायी सदन है। स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। समझिए जरा, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ये एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। यह राज्यों का सदन है,
यह राज्यों का सदन है। समझे इधर इसे ऐसे किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। अभी बताएंगे सब, धैर्य रखो थोड़ा। देखिए कभी ऐसा ऐसा मत करो जैसे हम ज़्यादा जाते हैं, गंभीरता उसमें हमने जो गंभीरता उसमें होती है जो गंभीर कि हाँ कुछ भी छूट रहा है तब बताए, पहले से होता है कि नहीं वो। अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये राज्यों का सदन है, समझिए इधर। हाँ 45 इधर, इसे भंग नहीं किया जा सकता, यह राज्यों का सदन है, ठीक है, स्थायी सदन है। और एक प्रश्न क्या आ जाता है, अच्छा ये उच्च सदन है, स्थायी सदन है, उच्च सदन है, खाली नाम का उच्च सदन है। आपने कहा शक्ति में धन विधेयक के संदर्भ में इसे कम शक्तियां प्राप्त है, फिर ये किस संदर्भ में उच्च सदन है? ये जो है किस संदर्भ में उच्च सदन है, एक प्रश्न आ सकता है। ये किस संदर्भ में उच्च सदन है? लिखिए अनुच्छेद 249 के अनुसार, अनुच्छेद 249 के अनुसार लिखिए अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची पर कानून बनाने की पहल राज्य सूची पर कानून बनाने की संसदीय पहल की शुरुआत राज्यसभा से हुई। अनुच्छेद नंबर 249, राज्य सूची पर कानून बनाने की पहल की संसदीय पहल की शुरुआत कहां से होगी? राज्यसभा से होगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम उच्च कहते हैं। दूसरी बात क्या है? अनुच्छेद नंबर 312, ये प्रश्न मेंस में आता है, राज्यसभा उच्च सदन क्यों है? ठीक है, पूछा जाता है राज्यसभा उच्च सदन क्यों है, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद नंबर 312, देखिए राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है। राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है। ये अधिकार है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसलिए हम उच्च सदन कहते हैं, इसलिए हम इसे उच्च सदन कहते हैं। दूसरी बात क्या है? राज्यसभा का जो गठन है, राज्यसभा का गठन, राज्यसभा के गठन के बारे में बात करें, समझिए इधर राज्यसभा का गठन। मैंने कहा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 और 250 में क्या है? 238 प्लस 12। अनुच्छेद 80 के बारे में बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में क्या कहा गया है? राज्यसभा के अधिकतम, राज्यसभा के अधिकतम 238 सदस्य राज्यों की विधानसभाओं व केंद्र शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं से निर्वाचित होंगे। समझिए अनुच्छेद 80 में क्या कहा गया है? जो राज्यसभा के अधिकतम 238 सदस्य, भाई 250 सदस्य हैं, 238 अधिकतम 238 सदस्य, पता है विधान राज्य में जो विधानसभाएं हैं
और साथ साथ केंद्र शासित क्षेत्रों में जो विधानसभाएं हैं दिल्ली और पांडुचेरी से ये निर्वाचित होंगे। मतलब 238 अधिकतम 238 सदस्य जो हैं वो कहां से निर्वाचित होंगे? राज्यों की विधानसभा और केंद्र की विधानसभा, केंद्र शासित जो क्षेत्र है वहां की विधानसभाओं से निर्वाचित होंगे। समझिए, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, जितने राज्य हैं सबकी ये विधानसभा है, और फिर दिल्ली और पांडुचेरी की जो वर्तमान समय में विधानसभा है वहां से क्या होंगे? ये निर्वाचित होंगे। ठीक है, इसी 80 में क्या कहा गया है? शेष 12 सदस्य, ठीक है, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। वे सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। देखिए अगला किसी लिखे, शेष 12 सदस्यों को कला साहित्य विज्ञान तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों को मनोनीत करेगा। व्यक्तियों को क्या करेगा? मनोनीत करेगा। समझे? इधर अब बात कर लेते हैं हम लोग। ये इतना तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब देखें, ये प्रश्न पूछा जाता है किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, ये निर्धारण कैसे किया जा सकता है? जनसंख्या के आधार पर। लिखे राज्यों का प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या होती है। राज्यों के प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या होती है। जैसे हेडिंग डालें, राज्यों में राज्यसभा की सीटें, राज्यों में राज्यसभा की सीटें। जैसे उत्तर प्रदेश में कितनी है? 31। फिर उसके बाद 19 किसकी है? कहाँ है? महाराष्ट्र। 18 तमिलनाडु। 18 के बाद में 16 पश्चिम बंगाल, ओडिशा नहीं, बिहार। फिर है 12 राजस्थान, और 12 राजस्थान की भी है, और 12 तुमने सादा दूसरा चैनल पकड़ लिया। कर्नाटका 11 है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात। 10 है ओडिशा और राजस्थान। 9 है केरला। 9 कहाँ की है? केरल की है। ठीक है, 9 के बाद 7 पंजाब, असम, तेलंगाना। 6 झारखंड। 5 छत्तीसगढ़ और हरियाणा। छत्तीसगढ़। 4
J&K, 3 उत्तराखंड, हाँ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, 2 बताइए गोवा, नहीं एक गोवा, 2 कहीं नहीं, एक है गोवा। बस एक गोवा। जितने राज्य हैं सब जगह क्या है, एक एक। नोट कर लें, केंद्र शासित की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए इधर शेष भारतीय राज्यों में एक सीट, समझ गए। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, इनमें नहीं आया, पहले नोट कर ले, इतना तो बताए, नोट करिए जल्दी से। देखिए आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो हमने दिया है एक सिस्टम से दिया है, घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और एक एक जगह बताने फिर बताइए, समझिए डिसेंडिंग ऑर्डर दिया है पूरा। जल्दी से नोट करें। इधर देखिए, इधर जैसे यूपी अपना, ठीक है 31, फिर देखिए 19 महाराष्ट्र, तमिलनाडु 18, ठीक है 16 वेस्ट बंगाल और बिहार, फिर उसके बाद कर्नाटका 12, 11 आंध्र प्रदेश, देखो ना आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इधर फिर उसके बाद उड़ीसा, राजस्थान, 9 केरला, नीचे आ जाओ केरला, फिर उसके बाद देखो पंजाब, असम, ऐसे पड़ेगा असम, असम से तेलंगाना इधर, उसके बाद देखो झारखंड, ठीक है 6, फिर उसके बाद हरियाणा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उसके बाद 4 जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है, तो ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और जो शेष भारतीय राज्य बचे उनमें क्या है, एक। अब एक चीज और याद रखो, अगर हम केंद्र शासित की बात करें, केंद्र शासित की बात करें, इधर केंद्र शासित में कितनी है, 4 जम्मू कश्मीर, तो फिर 3 दिल्ली में। अब केंद्र शासित क्या है, इधर दिल्ली, तुमने जम्मू कश्मीर में 4, अभी दिल्ली में कितनी है, 3, और फिर उसके बाद में एक सर चंडीगढ़, पांडुचेरी, चंडीगढ़ में कैसे बना देंगे, चुनाव कैसे जीतेंगे जब तक वहां विधानसभा नहीं होगी। मैंने क्या लिखा था यहाँ, कौन मत करेगा, विधानसभा के मेंबर करेंगे, चंडीगढ़ की विधानसभा है, सोच के बोलो। तो दिल्ली में कितनी है, 1, और फिर पांडुचेरी, दिल्ली में 3 और पांडुचेरी में 1, बस 3 और 1, देख लिया, 3 और 1। देखिए फिर देखने इधर यूपी में 31, 19 महाराष्ट्र के बाद 19 के बाद फिर नीचे आओ, क्या 18 कहाँ की है, तमिलनाडु, 18 से थोड़ा और नीचे आओ, इधर 18 से नीचे आए कहाँ, 16 कहाँ की है, देखिए इधर बिहार, और ये बंगाल, इधर पश्चिम बंगाल, उसके बाद अरे ये देखे ना, अपना दिमाग एक फिक्स होना चाहिए। देखिए जब तक हमारा दिमाग फिक्स नहीं होगा तब तक हम पता है क्या भटकते रहते हैं इधर से उधर। जैसे तुमने मुझसे हमें पूछा था राज्य क्या, मैंने कहा मान लो बंगाल की खाड़ी में, उसमें बांग्लादेश में खड़े हैं बीच में, सर लग रहा है तो ये वाला जो भाग यहाँ से यहाँ तक क्या लगता है, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर क्या टच होता है, असम, यहाँ पर क्या टच होता है, बोलो मेघालय, यहाँ फिर से टच होता है, ये क्या है त्रिपुरा, ये क्या है, हम तो बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसे अगर अपने दिमाग को बैठा लेंगे कभी भी एग्जाम में प्रश्न आता है। अभी शायद कोई पेपर हुआ था, ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न आएगा। अभी आप पीसीएस का पेपर जब
23 वाला देना, तब देख लीजिए आपको पेपर में एक प्रश्न मिलेगा। अगली बार भी आएगा। ठीक है, कोई भी पेपर हो, आप छोटे से बड़े पेपर किसी पेपर में जाए ना, एक प्रश्न होगा। अगर आप यहाँ भी समझ लेते फिर बाद में तो दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अब जैसे जैसे पश्चिम वो चाइना के साथ मैंने आपको सिखाया, इधर ये ऊपर क्या है लद्दाख, फिर थोड़ा नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश, फिर गैप छोड़ दो नेपाल के लिए, ये सिक्किम, फिर गैप छोड़ दो इधर। ऐसा मत करना। डोनाल्ड ट्रम्प वो डोनाल्ड ट्रम्प एक बार कह रहे थे कि भाई वो आपने नेपाल और भूटान नहीं गिना, वो कह रहे थे नेपाल और भूटान भारतीय क्षेत्र है। इधर ये इतना ठीक है। हाँ, नोट करें, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन समझिए। इधर निर्वाचन पहले बताइए, निर्वाचन प्रत्यक्ष होता, अनुच्छेद 80 की बात कर रहे हैं। निर्वाचन प्रत्यक्ष होता कि अप्रत्यक्ष? देखिए, आप वोट दे रहे हैं नहीं, तो इसमें निर्वाचन कैसा है? अप्रत्यक्ष। इनका निर्वाचन अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है, और उसमें क्या है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, ये भी हम आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन में बता चुके हैं। 2003 से समझिए, इधर 2003 से क्या परिवर्तन हुए? जो गुप्त मतदान था, इसके स्थान पर क्या हो गया? खुला मतदान। अब यहां पर 3 से एक और परिवर्तन हुआ। क्या हुआ कि उस राज्य का, जो जिस राज्य में चुनाव लड़ रहा है, उस राज्य का निवासी होना कंपलसरी नहीं है। उम्मीदवार उसी राज्य का होना अनिवार्य नहीं है। जैसे आपके मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी, ठीक है, असम से लड़े थे। ठीक है, जैसे अभी मनोहर पर्रिकर जी गोवा के रहने वाले, कहां से लड़ रहे थे? यूपी से। तो उसी राज्य का होना 2003 से यह अनिवार्य नहीं है। अच्छा, इन सदस्यों को, यह सदस्य चुने जाते कहां से? राज्य की विधान सभाओं द्वारा। कहां से चुने जाएंगे? राज्य की विधान सभाओं के द्वारा चुने जाएंगे। अगर केंद्र शासित की बात करें, दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, अभी किसी ने बताया था ये लोकसभा युवाओं का सदन है, वो बुजुर्गों का सदन है, किसी ने बोला था। ठीक है, केवल 5 वर्षों का तो अंतर है। ठीक है, योग्यता अनुच्छेद 84, देखिए योग्यता अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 देखिए, नंबर 1, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, उम्र नहीं 30 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, अब वो अपने आप पागल या दीवालिया ना हो, पागल या दीवालिया ना हो। देखिए अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 102, देखिए अनुच्छेद 102
संघ एवं राज्यों के मंत्री, नोट करें अनुच्छेद 102, संघ एवं राज्यों के मंत्री का पद, संघ एवं राज्यों के मंत्री का पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं समझा जाएगा। संघ एवं राज्यों के मंत्री का पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं समझा जाएगा। हेडिंग डालें राज्यसभा के पदाधिकारी, मतलब जैसे जो लाभ का पद है, जिससे पैसे से मिलते हैं, बेनिफिट मिलता है, उन्हें सेवाएं, जैसे जैसे जिसे सरकारी कर्मचारी वगैरह होते हैं, ठीक है, वैसे उसी प्रकार का एक पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, हाँ, उनको अलग रखा गया 102 के तहत। ठीक है, देखिए पदाधिकारी अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89 देखिए अनुच्छेद 89, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कोई पदेन शब्द का अर्थ होता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन यानी कि जैसे ही वो उपराष्ट्रपति चुना जाएगा तुरंत राज्यसभा का सभापति हो जाएगा, इसका मतलब निर्वाचित। पदेन मतलब जब आप कोई एक पद धारण किए हुए हैं, जब आप दूसरा धारण करेंगे तो उसे क्या कहा जाता? पदेन। उसे क्या कहा जाता? पदेन। जैसे 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 योजना आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्या कहते हैं? पदेन अध्यक्ष। ठीक है, लिख लिया, नोट कर ले। अनुच्छेद 89, भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा का पदेन क्या होगा? नहीं, राज्यसभा, सॉरी, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, अब हेडिंग डाले उपसभापति। समझिए जरा, सबसे महत्वपूर्ण है उपसभापति। देखिए, अच्छा एक बात बताएं, लोकसभा का जो स्पीकर है उसका कार्यकाल कितने समय के लिए रहता है? लोकसभा का डिप्टी स्पीकर है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का। 6 क्यों बढ़ा दिया है? अच्छा एक बात तो, राज्यसभा का सभापति कार्यकाल 5 वर्ष। अच्छा है वो एक सभापति का 5। अरे पहले कैबिनेट का, अरे कहाँ चले गए? राज्यसभा का सभापति 5 वर्ष। नहीं, राज्यसभा का सभापति कितने साल के लिए आता है? 5 साल, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा का उपसभापति 6 वर्ष, क्योंकि वो सदन का मेंबर होता है, क्योंकि वो सदन का मेंबर होता है। इधर राज्यसभा का जो उपसभापति है, जरा इस पर समझिए। ठीक है, देखिए राज्यसभा शीघ्र ही अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। राज्यसभा शीघ्र ही अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। इधर जैसे राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। इधर 6 वर्ष के लिए चुना जाता है व्यक्ति। और अधिकतम कितने समय के लिए बन सकता है? कोई 6 वर्ष के लिए बन सकता है। जैसे ही गया उसे क्या बना दिया गया? उपसभापति बना दिया गया, तो वो 6 वर्ष तक रहेगा। इधर परंतु ये अगर बीच में बने, समझिए, इधर जैसे अशोक वाजपेयी है, अशोक वाजपेयी कितने साल? 3 साल पूरे हो चुके हैं, अब बचे कितने? 3 साल बचे हैं। अगर अशोक वाजपेयी को उपसभापति बना दिया जाए तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा?
बताएं? 3 साल होगा। 3 साल का ही होगा। वेरी गुड। समझिए इधर, जो जो सभापति उप सभापति तब तक रहेगा जबकि वो सदन का सदस्य है। जब तक वो सदन का सदस्य है तब तक वह उप सभापति के पद पर आसीन रहेगा। इधर एक और कंडीशन आ जाती, समझिए, सभापति उप सभापति दोनों को हटाए जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। सभापति उप सभापति दोनों को हटाए जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में राज्यसभा, ऐसी स्थिति में राज्यसभा जो है उसका सभापतित्व कौन करेगा? सभापति तो वही करेंगे। नहीं, फिर हमारी बात नहीं समझेगा। हटाए जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। हटाया जाना, ऐसी स्थिति में सभापतित्व का कार्य कौन करेगा? तो मतलब सदस्य ही मतलब अपना चुन लेंगे। कोई सदस्य कौन चुनेगा? नहीं, उस समय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्देशानुसार जो व्यक्ति आएगा उसे ही सभापतित्व करना होगा। समझे? एक और है यहीं पर, यदि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति दोनों हटाए जाने की प्रक्रिया सदन में विचाराधीन है तो सभापति व उपसभापति सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। उपसभापति, इधर उपसभापति सभापति बहस कर सकते हैं, ठीक है, उपसभापति महोदय अपना मत दे सकते हैं क्योंकि सदन का मेंबर है, परंतु उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। निर्णायक मत वो नहीं दे सकते। नोट करें, देखिए सभापति के रूप में, नहीं उपसभापति, सॉरी, देखिए उपसभापति के रूप में पद ग्रहण करने वाला, उपसभापति के रूप में पद ग्रहण करने वाला यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा, तो अपना पद रिक्त कर देगा, तो अपना पद रिक्त कर देगा। ठीक है, उपसभापति किसी भी समय सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। उपसभापति सभापति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। देखिए अगला पॉइंट, सभापति व उपसभापति दोनों को, सभापति व उपसभापति दोनों को 14 दिन की पूर्व सूचना दिए, सभापति व उपसभापति दोनों को 14 दिन की पूर्व सूचना दिए जाने पर राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से, राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, किंतु सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, अतः यदि उसे पद से हटाया जाता है, अतः यदि उसे पद से हटाया जाता है तो संबंधित संकल्प लोकसभा से भी पारित होना चाहिए, तो संबंधित संकल्प लोकसभा से भी पारित होना चाहिए।
लोकसभा से पारित होना चाहिए। इधर जैसे सभापति है हटाया जाएगा तो शुरुआत कहां से होगी? राज्यसभा से, फिर उसके बाद लोकसभा। समझे? यहां पारित हो जाए, यहां पारित हो जाए, सभापति हट जाएगा, क्योंकि सभापति भारत का उपराष्ट्रपति है। ठीक है, अगर यहां पर बात करें सभापति की तो सभापति को केवल राज्यसभा द्वारा ही हटाया जाएगा, केवल राज्यसभा द्वारा ही हटाया जाएगा। अच्छा, दूसरी एक चीज बता दीजिए, सभापति अपना लोकसभा में, देखें इधर, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसे देगा? उपाध्यक्ष किसे देगा? अध्यक्ष को। राष्ट्रपति किसे देगा? उपराष्ट्रपति किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति किसे देगा? सभापति को। सभापति किसे देगा? राष्ट्रपति को। सभापति किसे देगा? राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है, क्योंकि ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, एक चीज जो सभापति, हाँ बिल्कुल, जो सभापति का ये जो आपने बताया कि पहले लोकसभा में से राज्यसभा में लाया जाएगा, पारित होगा, लोकसभा से भी पारित, लेकिन लिखा है कि लोकसभा में सिर्फ अनुमति आवश्यक है उसके। हाँ, अनुमति संकल्प में पारित होना चाहिए। अनुमति का मतलब क्या? पारित होना चाहिए। ठीक है, बस अभी केवल 5 मिनट में छोड़ रहा है, कोई जल्दबाजी? ठीक है, 5 मिनट में छोड़ रहा है। इधर लिख ले अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 नहीं 92, सॉरी 92। देखिए, में यह व्यवस्था की गई है, में यह व्यवस्था की गई है, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति व उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। राज्यसभा का सभापति व उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया विचाराधीन है, हटाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। देखा, तो उस समय अगर सदन की कार्रवाई चलती है, तो उस समय अगर सदन की कार्रवाई चलती है तो सभापति व उपसभापति, तो सभापति व उपसभापति दोनों सभापतित्व का कार्य नहीं करेंगे। दोनों सभापतित्व का कार्य नहीं करेंगे। उन्हें सदन में बोलने, उन्हें सदन में बोलने, बहस करने तथा सामान्य मत देने का अधिकार है, तथा सामान्य मत देने का अधिकार है। उन्हें सदन में बोलने, बहस करने तथा सामान्य मत देने का अधिकार है, परंतु निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। परंतु निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है, परंतु निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला लिखिए, राज्यसभा की सदस्यता की समाप्ति। राज्यसभा की सदस्यता की समाप्ति। राज्यसभा की सदस्यता की समाप्ति। देखिए, राज्यसभा की सदस्यता की समाप्ति, जैसे अगर कोई 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जा सकती है। देखिए, अगर कोई 60 दिन तक बिना अनुमति के, 60 दिन तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। जैसे अगर सदस्यता अचानक समाप्त हो जाए, कोई त्याग पत्र दे दे या मृत्यु हो जाए। देखिए इधर, अगर सदस्यता क्या
त्यागपत्र दे दे, या क्या मृत्यु हो जाए, तब पता है तब क्या होगा, इस जगह पर उपचुनाव होगा। तब क्या होगा, उपचुनाव होगा। ठीक है, अगर अचानक सदस्यता समाप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में उपचुनाव होंगे। अगर अचानक सदस्यता समाप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या है, उपचुनाव होंगे। लिखे, हेडिंग डालें राज्यसभा का कार्यकाल। हेडिंग डालें राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल। कार्यकाल कार्यकाल में लिखे स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या है, रिटायर होते रहते। हेडिंग डालें राज्यसभा के कार्य व शक्तियां। बस एक ही, राज्यसभा के कार्य व शक्तियां। राज्यसभा के कार्य व शक्तियां।